11th इकोनॉमिक्स चैप्टर में आंकड़ों का संकलन के अंतर्गत अब हम आते हैं द्वितीयक समंकों का संकलन। द्वितीयक समंकों के प्रयोग में समंकों के मौलिक संकलन की समस्या उत्पन्न नहीं होती, अतः यह कहा जा सकता है कि द्वितीयक समंकों का संकलन नहीं बल्कि उनका उपयोग किया जाता है। द्वितीयक समंक वे होते हैं जिनका संग्रह किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से किया गया हो और प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने अनुसंधान के लिए भी किया जा रहा हो। द्वितीय समंक मुख्य रूप से सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं तथा निजी व्यक्तियों द्वारा समय समय पर संकलित एवं प्रकाशित किए जाते हैं तथा पत्र पत्रिकाओं एवं प्रतिवेदनों में से उपलब्ध हो जाते हैं। अब हम आते हैं द्वितीयक समंक के स्रोत। द्वितीयक समंकों के दो प्रमुख रूप से स्रोत होते हैं, जिनमें पहला है प्रकाशित स्रोत और दूसरा है अप्रकाशित स्रोत। पहला प्रकाशित स्रोत। विभिन्न विषयों पर सरकारी एवं गैर संस्थाएं तथा अन्य अनुसंधानकर्ता महत्वपूर्ण समंक एकत्र करके उन्हें समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं। इन प्रकाशित समंकों का उपयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने अनुसंधान के लिए कर लिया जाता है। इन्हें ही द्वितीयक समंकों के लिए प्रकाशित स्रोत कहा जाता है। प्रकाशित समंकों के प्रमुख स्रोत निम्नांकित है, जिनमें पहला सरकारी प्रकाशन। प्रत्येक देश की सरकार के विभिन्न विभाग अपने से संबंधित समंक एकत्रित एवं प्रकाशित कराते रहती है। ये समंक बहुत ही विश्वसनीय एवं महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ प्रमुख सरकारी प्रकाशन निम्नानुसार है, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, पंचवर्षीय योजना का प्रारूप एवं प्रगति रिपोर्ट, जनगणना रिपोर्ट, मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट, उद्योगों पर वार्षिक सर्वेक्षण आदि। दूसरा अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन। कुछ अर्ध सरकारी संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के समंकों का संकलन एवं प्रकाशन किया जाता है, जैसे जन्म मृत्यु, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय व्यय से संबंधित समंक आदि। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार की सूचनाएं प्रकाशित की जाती है। इन प्रकाशनों का प्रयोग द्वितीयक समंकों के संकलन के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन निम्नानुसार है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट, विश्व बैंकों की रिपोर्ट आदि इसमें शामिल होते हैं। चौथा आयोग एवं समितियों की रिपोर्ट। सरकार विभिन्न विषयों की जांच कराने तथा विशेषज्ञों की राय लेने के लिए आयोगों एवं जांच समितियों को नियुक्त करती है, जो समस्या से संबंधित समंक एकत्र करते हैं, जिन्हें प्रकाशित किया जाता है। उदाहरण के लिए वित्त आयोग की रिपोर्ट, एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट, वाचु समिति की रिपोर्ट, भगवती आयोग की रिपोर्ट, मल्होत्रा आयोग की रिपोर्ट आदि इसमें शामिल होते हैं। पांचवा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित। बहुत से पत्र पत्रिकाएं भी महत्वपूर्ण विषयों पर समंक प्रकाशित करते रहते हैं, जैसे द इकोनॉमिक्स टाइम्स, कॉमर्स, इंडस्ट्रियल टाइम्स, कैपिटल, वीकली इकोनॉमिक आदि। छठवां अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन। अनेक अनुसंधान संस्थाओं द्वारा समय समय पर शोध कार्यों के परिणामों को प्रकाशित किया जाता है। कुछ संस्थाएं निम्नांकित है: भारतीय सांख्यिकीय संस्थान,
व्यवहारिक आर्थिक शोध की राष्ट्रीय परिषद, विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, आर्थिक विकास संस्थाएं, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन आदि। इसके बाद 7वां, व्यापारिक संघों के द्वारा। अनेक व्यापारिक संघों एवं परिषदों द्वारा भी समय समय पर समंक प्रकाशित किए जाते हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सहकारी समितियां, स्टॉक एक्सचेंज, श्रम संघ, प्रोडक्ट एक्सचेंज आदि। उसके बाद आते हैं 8वां पॉइंट, व्यक्तिगत प्रकाशन। बहुत से व्यक्ति अनुसंधान के लिए समंक संकलित करते रहते हैं और उन्हें प्रकाशित कराते रहते हैं। इसके बाद दूसरा है अप्रकाशित स्रोत। सभी प्रकार के सांख्यिकीय समंक प्रकाशित ही हो यह जरूरी नहीं है। सरकार के विभिन्न विभागों अथवा निजी संस्थाओं के द्वारा समंक संकलित कर रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं और उनका उपयोग वे अपने विभागों के लिए करते हैं। इनका प्रकाशन वे नहीं कराते। अनुसंधानकर्ता इन अप्रकाशित समंकों का उपयोग अपने अध्ययन के लिए कर सकता है। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता को प्रकाशित अथवा अप्रकाशित दोनों स्रोतों से द्वितीयक समंक प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं आंकड़ों की विश्वसनीयता। आंकड़ों की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, जिनमें पहला है आंकड़ों का संकलन। यदि खोजकर्ता ने योग्यता के साथ कार्य नहीं किया है तथा आंकड़ों का संकलन अपर्याप्त रूप से किया गया है तो ऐसे आंकड़े विश्वसनीय नहीं हो सकते। दूसरा, संकलन की रीति। संकलन की रीति अनुसंधान के लिए उपयुक्त होना चाहिए। यदि निदर्शन रीति का प्रयोग किया जाता है तो वह भी सही ढंग से चुनी जानी चाहिए। तीसरा, संकलन की अवधि। यदि आंकड़ों का संकलन सामान्य एवं उपयुक्त अवधि में किया जाता है तो उन पर विश्वास किया जा सकता है, अन्यथा उन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। चौथा, शुद्धता का स्तर। यदि आंकड़ों के सारणीकरण के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है तो आंकड़े विश्वसनीय हो सकते हैं। पांचवा, आंकड़ों के संकलन की सीमा। यदि अधिक मात्रा में पुराने समंकों का प्रयोग किया जाता है तो वे अधिक विश्वसनीय नहीं हो सकते। छठवां, संकलनकर्ता का पक्षपातपूर्ण रवैया। आंकड़ों की विश्वसनीयता इस बात पर भी निर्भर करती है कि संकलनकर्ता द्वारा जाने या अनजाने में पक्षपात की क्या संभावना उनके द्वारा की जाती है। इसके बाद आंकड़ों की उपयुक्तता। केवल विश्वसनीयता ही द्वितीय आंकड़ों के उपयोग की गारंटी नहीं है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि आंकड़े वर्तमान खोज के लिए उपयुक्त हो, जो सामान्यतः निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, दोनों अनुसंधानों का उद्देश्य समान होना चाहिए, अन्यथा इन आंकड़ों का प्रयोग वर्तमान में नहीं किया जा सकता। आंकड़े पर्याप्त होने चाहिए। यदि द्वितीयक आंकड़े प्रस्तुत खोज की तुलना में संकीर्ण क्षेत्र से संबंधित है तो उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, समंकों में सजातीयता होनी चाहिए और यदि समंकों में सजातीयता का गुण नहीं है तो उसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। चौथा, आंकड़े अनुसंधान के लिए उपयुक्त होने चाहिए और आंकड़े अनुसंधान की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। अब हम आते हैं द्वितीयक समंकों के प्रयोग में सावधानियां। सावधानियां निम्नलिखित हो सकती हैं। पहला, अनुसंधानकर्ता की योग्यता। किसी भी व्यक्ति को द्वितीयक समंकों का प्रयोग करने से पहले उस अनुसंधानकर्ता की योग्यता के बारे में जान लेना चाहिए जो प्रारंभिक रूप में समंकों का संकलन करता है। समंकों का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब वे समंक योग्य, अनुभवी तथा पक्षपातहीन अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित किए गए हो। दूसरा, उद्देश्य तथा क्षेत्र। यह भी सावधानी आवश्यक है कि
द्वितीयक समंक जब प्राथमिक रूप से संकलित किए गए थे तो उनका उद्देश्य तथा क्षेत्र क्या था? यदि उनका उद्देश्य तथा क्षेत्र वही है जिसके लिए अब द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया जाएगा तो ये समंक उपयोगी सिद्ध होंगे। इसके विपरीत यदि उनका उद्देश्य तथा क्षेत्र अलग है तो इनका उपयोग करना उपयुक्त नहीं होगा। तीसरा, संकलन विधि। यह भी ज्ञात कर लेना चाहिए कि द्वितीयक समंकों को प्राथमिक रूप में संकलित करते समय जो विधि अपनाई गई है वह उपयुक्त तथा विश्वसनीय थी या नहीं। यदि वह विधि उपयुक्त थी तो इन समंकों का द्वितीयक रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा, संकलन का समय तथा परिस्थितियाँ। यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि उपलब्ध समंक किस समय से संबंधित है तथा उन्हें किन परिस्थितियों में संकलित किया गया। जैसे युद्ध के दौरान संकलित किए गए समंक शांति के दिनों में उपयुक्त हो यह आवश्यक नहीं है। इसलिए द्वितीयक समंकों का प्रयोग करते समय इस तथ्य को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। पांचवा, इकाई की परिभाषा। संकलित समंकों को प्रयोग करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि पूर्व अनुसंधान में समंकों की इकाइयों का जिन अर्थों में प्रयोग किया गया है वे वर्तमान अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली इकाइयों के अर्थ के समान हैं अथवा नहीं। यदि उनमें समानता नहीं पाई जाती तो उनका प्रयोग उपयुक्त नहीं होगा। छठवां, शुद्धता। उपलब्ध समंकों का द्वितीयक समंकों के रूप में प्रयोग करने से पहले उनकी शुद्धता के स्तर की भी जांच कर लेनी चाहिए। यदि वर्तमान अनुसंधान के लिए शुद्धता का उच्च स्तर आवश्यक हो जबकि उपलब्ध समंकों के संकलन में केवल सामान्य शुद्धता को ध्यान में रखा गया हो तो ऐसे समंक उपयुक्त नहीं होंगे। इस प्रकार से आंकड़ों का संकलन के अंतर्गत प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किया जाता है और द्वितीयक समंक वे समंक होते हैं जिन्हें पूर्व में किन्हीं व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा एकत्रित किया जाता है तथा सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग उन पर किया जा चुका होता है। इसी प्रकार से प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर स्वयं सूचकों द्वारा भरे जाते हैं जबकि अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर प्रगणक सूचकों से पूछकर भरते रहता है। इस प्रकार से यह अध्याय कंप्लीट। शेष अगले वीडियो में।